तो भाई एट द एंड ऑफ लास्ट लेक्चर बफर सॉल्यूशन हमने हेडिंग तो लिख ली थी, बट उसके बारे में सब चीजें पढ़ना भी बाकी हैं। तो हमने बफर सॉल्यूशन हेडिंग लिख ली थी और कुछ बातें हमको इसके बारे में करनी थी। उसके पहले हम लोगों ने अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट कर लिया था। लास्ट केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस था हमारा वीक एसिड वीक बेस वाला, और उसके पहले के सारे केसेस हमने कंप्लीट कर लिए थे, एग्जांपल्स देख लिए थे, राइट। और ये आपकी कॉपी में लास्ट लाइन जो है आपने यहाँ तक लिखी होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तक, यहीं तक लिखी थी भाई सबने। बिल्कुल। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने ये कहा कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है ना। हमने ये कहा कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है उसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो मैं कुछ बातें और लिखवा दूं, फिर मैं आपको ये, चलो मैं पहले समझा देता हूँ, 1 मिनट आप मेरे को दे दो। इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ समझ रहे हैं कि हम किस सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है इसको मैं एलाबोरेट कर रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है। देखो जरा, तो मान लो, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास पानी आपने ले रखा है, जिसमें आपने H प्लस कोई एसिड से डाल रखा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर है। तो बच्चों इसका पीएच कितना लिखोगे आप, बताओ जरा, पीएच कितना लिखोगे, जल्दी बताओ, ये तो सब बता सकते हैं यार। 10⁻³ अगर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की पानी के अंदर, तो पीएच कितना है, 3 है ना। भाई इसमें तो दिक्कत नहीं है ना किसी को, ये इसमें होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, अब अपन ने क्या किया, इसमें और H प्लस ऐड कर दिया, है ना। मान लो 1 लीटर सोल्यूशन था, उसमें 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी, यानी 0.01 मोल था। अपन ने क्या किया, इसमें 0.009 मोल H प्लस और डाल दिया, और ऐड कर दिया। तो 1 लीटर में अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.001 में आपने 0.009 ऐड कर दिया, तो यहाँ कितनी हो जाएगी अब कॉन्सेंट्रेशन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऐड कर दो दोनों को तो आपको 0.01 मोलर मिल जाना चाहिए, और इसके हिसाब से पीएच कितना आना चाहिए, 2, है ना। तो आपका पीएच 3 से 2 आ जाता है अगर आपने कुछ H प्लस ऐड कर दिया तो। H प्लस ऐड करने से पीएच में चेंज आ गया, ये नॉर्मल अपना सॉल्यूशन है। अब इसी की जगह सुनना, बात को लिखना नहीं है, समझना क्या है। मान लो इसी की जगह मैं आपको ऐसा बोलता कि ये एक बफर है, तो बफर क्या करता कि आपने H प्लस अगर इतना ऐड किया है 0.009, तो वो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 तक नहीं पहुंचने देगा, वो उसमें से कुछ H प्लस कंज्यूम कर लेगा, तो आपका पीएच भी 2 तक नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अपन ने क्या कहा था कि बफर इज अ सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स पीएच और पीओएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। तो बफर अगर हो गया यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, पीएच को हो सकता है 2.8 तक ही आने दे, या 2.7 तक जाने दे। तो अगर प्योर वाटर था तो पीएच 2 आना चाहिए था, लेकिन बफर अगर आ गया तो उसने पीएच को 2 तक नहीं जाने दिया, उसने पीएच को कम चेंज होने दिया। तो बफर काम क्या करेगा ये समझ में आया, कैसे करेगा वो अपन समझ लेंगे, बट क्या काम करता है ये समझ में आया। रेजिस्ट चेंज इन पीएच मतलब समझ में आया कि 3 मतलब चेंज 1 का आना था, लेकिन अगर बफर है तो उसने रेजिस्टेंस शो किया, 1 का चेंज नहीं आने देगा, चेंज कम का आने देगा। उस सॉल्यूशन को अपन बफर सॉल्यूशन कहेंगे। अब कैसे बनाएंगे बफर सॉल्यूशन, कैसे काम करते हैं वो सब समझ लेंगे, बट कैसे सॉल्यूशन को बफर कहेंगे ये अपन ने समझा, ठीक है। चलो तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा रहा हूँ, नंबर्स को, क्योंकि ये नंबर्स तो हमने हाइपोथेटिकली लिए हुए थे, जस्ट टू शो के बफर किसको कहते हैं। तो अब देखते हैं बफर बनाते कैसे हैं, फिर अभी समझेंगे कि वो काम कैसे करता है। तो अगली सब हेडिंग लिखो बफर के अंदर बच्चों, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। राइट डाउन योर हेडिंग, सब हेडिंग, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस।
उसमें नंबर 1 एसिडिक बफर। तो 3 टाइप के बफर होंगे, एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट, है ना। तो सबसे पहले एसिडिक बफर, नंबर 1 एसिडिक बफर। तो उसमें लिखो acidic buffer solutions are made, या acidic buffer solutions are obtained, कर दो उसको, are obtained by having a mixture of weak acid and the salt of its conjugate base in a solution in certain concentration ratios। तो अगर आपके पास वीक एसिड हो और सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस हो एक ही सॉल्यूशन के अंदर, तो ये दोनों चीजें अगर आपके पास प्रेजेंट हुई एक पर्टिकुलर रेशियो में या एक पर्टिकुलर रेशियो की रेंज में, तो वो बफर की तरह एक्ट करेगा। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास मान लो CH3COOH है, ये एक वीक एसिड है, इसके साथ आपने CH3COONA ले लिया, या फिर आपके पास HCOOH है, आपने इसके साथ HCOO होल ट्वाइस Ca कैल्शियम ले लिया, या आपके पास HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड, और उसके साथ आपने KCN ले लिया। और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे H2CO3 है, इसके साथ आपने NaHCO3 ले लिया। तो ये सब क्या बनाएंगे, यहाँ पर ये जो साइड है ये आपके वीक एसिड्स हैं, और ये जो हैं ये इनके सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस है। ये सब है या नहीं है। एसिड से अगर H+ हट जाता है तो वो जो एनायन बचता है वो उसका क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। याद आ रहा है सबको, बताया था चैप्टर की शुरुआत में। बिल्कुल, कॉन्जुगेट बेस, बिल्कुल एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, बेस जब आएगा तो कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा। तो ये सब एग्जांपल्स हैं बफर के। और जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन रेंज होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन रेंज ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड जो है ये 1/10 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए, तो वो इफेक्टिव बफर आता है। इसको मैं दोबारा लिखवा भी दूंगा, रेंज फॉर इफेक्टिव बफर, बट इतनी आनी चाहिए। तो यहां तक लिखो। इसके बाद अपन एक बफर को कंसिडर करते हैं और उसका पीएच का फॉर्मूला लिखते हैं, और उसमें समझेंगे भी कि भाई ये बफर की तरह एक्ट कैसे करता है। वंस यू आर डन राइटिंग मुझे बता देना कि सर लिख लिया है, तो मैं आगे ऐसा क्यों कि इतनी आनी चाहिए रेंज। देखो ऐसा नहीं है कि इसके बाद उसका एक्शन ही खत्म हो जाएगा, बट इफेक्टिव बफर बोला इसलिए मैंने। इफेक्टिव बफर मतलब कि वो थोड़ा कंसिडरेट रेजिस्टेंस शो करे। इसके बाद वो रेजिस्टेंस क्यों नहीं शो करता वो अभी समझाऊंगा लिख के आपको, इक्विलिब्रियम के कैसे काम करता है तो समझ में आ जाएगा।
तो वो तो लोगों ने देखा कि भाई किस रेंज में काम ढंग से कर रहा है, तो सबसे मान लिया। लिखा सबने? ओके। तो अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। तो अपन ने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें आपके पास CH3COH इज अवेलेबल एज अ वीक एसिड, और CH3CO नेगेटिव इज अवेलेबल एज अ कॉन्जुगेट बेस, है ना? तो अब जब आप इसका इक्विलिब्रियम लिखोगे, व्हेन यू विल राइट इक्विलिब्रियम, तो आपके पास एक इक्विलिब्रियम होता है एक सॉल्यूशन में CH3COOH इन इक्विलिब्रियम विथ CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो आपने C1 ले ली और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 ले ली, आपने खुद से ले रखी है। तो जब आप इसका इक्विलिब्रियम लिखोगे Ka के साथ, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आपके पास C1 है, यहाँ C2 है, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता करनी है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी। तो आप कैसे पता करोगे? कि Ka लिखोगे, Ka इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। इसको रीअरेंज कर दें, अगर ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू CH3CO नेगेटिव अपॉन CH3, सॉरी ऊपर OH आएगा और नीचे O नेगेटिव आएगा। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। इन न्यूमरेटर यू विल हैव COOH और डिनोमिनेटर में COO नेगेटिव। अब नेगेटिव लॉग ले लें दोनों तरफ, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्लस में नेगेटिव लॉग ऑफ CH3COOH अपॉन CH3CO नेगेटिव, ये अपने को मिल जाएगा। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस होता है आपका PH, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka क्या होता था भाई? क्या लिखते थे नेगेटिव लॉग ऑफ Ka को? PK। वेरी गुड कुमोद आदित्य जैन, वेरी गुड। PKa। अच्छा, ये नेगेटिव को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये पावर -1 हो जाएगा भाई। अगर मैं इसको प्लस कर दूं, पावर -1 ऊपर चली जाएगी, और पावर -1 मतलब इसका इनवर्स हो जाएगा, तो मैं इसको इनवर्स करके लिख देता हूं। तो you'll get plus log of CH3CO नेगेटिव अपॉन CH3COOH। तो यहां से आपको मिल जाता है PH इज इक्वल्स टू PKa प्लस लॉग, जनरल फॉर्म लिख रहा हूं अब इसका, ऊपर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, है ना? ऊपर कोई भी कॉन्जुगेट बेस ले लेते इसकी जगह, और नीचे कोई भी वीक एसिड ले लेते इसकी जगह। तो ये आपको पीएच ऑफ बफर जो है उसका फॉर्मूला मिल गया, लेकिन ये एसिडिक बफर के लिए याद रखना, दिस इज फॉर पीएच ऑफ एसिडिक बफर, पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, है ना? अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करवाता हूं मैं आपको, कुछ बातें भी लिखवाता हूं, और समझा भी देता हूं कि बफर एक्शन कैसे कर रहा है। यहां तक लिख लो एक बार सब लोग, उसके बाद में समझाता हूं। लिखा सबने? अच्छा, बचा है कुछ लोगों का, लिख लो जल्दी लिख लो। हाँ लिख लो लिख लो, आई एम वेटिंग बेटा, राइट इट डाउन। आप सब लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ।
लिख लिया सबने? ठीक है, तो देखो अब मैं समझाता हूँ कि बफर काम कैसे कर रहा है। इस इक्वेशन को मैं अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि उसको मैं बाद में रब करूंगा, तो आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन अगेन। तो आपने मान लो एक सॉल्यूशन लिया जिसमें CH3COH आपने डाला है और CH3CO नेगेटिव भी है, और H प्लस कुछ अमाउंट में खुद से जो होगा वो होगा। इसका मान लो आपने कुछ कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, लेट्स से 0.1 मोलर ले लिया, इसका 0.1 मोलर ले लिया, और Ka जनरली जैसे 10⁻⁻5 होता है, तो यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिर 10⁻⁻5 आ जाएगी। तो वो भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि होगा क्या। सुनना बात को, अगर सिर्फ पानी होता, सब लोग सुनेंगे, कोई लिखेगा नहीं, कोई इधर उधर देखेगा नहीं, है ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि फिर बार बार ये बात अपन एक्शन के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि एक्शन पे सवाल नहीं आएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि एक्सप्लेन हाउ एसिडिक बफर वर्क्स, तो न्यूमेरिकल अपन करेंगे, लेकिन ये चीज बार बार रिपीट नहीं होगी, इसलिए इसको ध्यान से सुनो। तो मैंने भी कहा था कि अगर पानी होता सिर्फ, तो इसका पीएच अपन लिख देते 5, और फिर मैं क्या करता, इसमें कॉन्सेंट्रेशन पानी में बढ़ा के 10⁻³ ले जाता, तो यहाँ पीएच लिख देते 3, अगर पानी होता तो। अभी मैंने बफर नहीं माना है ना, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा कि इसमें आप पीएच में क्या होगा कि जब आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ लाओगे, लाने के लिए आप H प्लस ऐड करोगे, आपने कुछ H प्लस ऊपर से ऐड कर दिया। तो बच्चों ये बताओ कि इक्विलिब्रियम में अगर प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है? ली चैटलिस प्रिंसिपल में पढ़ा था अपन ने, बैकवर्ड जाएगा। तो आपने कुछ ऐड किया होगा, लेकिन क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम ऐसा बना रखा है कि हमारे पास ये भी है रिएक्ट करने के लिए और ये अवेलेबल है, तो ये आपने मान लो जैसे ये था 0.1 2 3 4 5 था, और आपने इसमें ऐड कर दिया 0.00099 मोल्स H प्लस के डाल दिए, तो ये क्या करेगा, इनमें से कुछ कंज्यूम करेगा और वापस क्या बनाएगा इधर, CH3COH। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ पहुंच जाएगी क्या, पहुंच पाएगी क्या? हमने चाहा तो था कि पहुंचे, बट नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उसमें से कुछ H प्लस इसने रिएक्शन ने कंज्यूम करके CH3COH बना दिया। अच्छा, ये तो H प्लस डालने पे रेजिस्टेंस आ गया। अब बात करते हैं OH माइनस डालने पे, है ना। अब अगर आपने OH माइनस डाला बच्चों, इफ यू ऐड OH माइनस, तो दिस इज बेस, और ये क्या है आपका, एसिड। तो OH माइनस से ही रिएक्ट करेगा। तो आपने OH माइनस डाला, उसमें से कुछ पीएच में चेंज आना था, बट इसने भी क्या किया, OH माइनस से रिएक्ट कर लिया। OH माइनस से रिएक्ट करके बनाएगा क्या, पानी बनाएगा, और CH3CO नेगेटिव बनाएगा। तो अब ये अपन ने ये एस्टेब्लिश किया है कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना पाते हैं जहां पर हम H प्लस ऊपर से डालें उसको भी कंज्यूम कर पाते हैं, और OH माइनस डालें उसको भी कंज्यूम कर पाते हैं। तो क्या होता है, पानी में तो डायरेक्ट डालने से कुछ होता नहीं है, पानी में जितना डालोगे उस हिसाब से पीएच आ जाता है, लेकिन बफर में क्या होता है, आपके पास चीजें होती हैं जो H प्लस से रिएक्ट कर सकती हैं और OH माइनस से रिएक्ट कर सकती हैं, तो वो पीएच में चेंज आने को रेजिस्ट करती हैं। वो बेसिकली एक्स्ट्रा पीएच ऊपर से जो H प्लस OH माइनस आ रहा होता है उसको कंज्यूम कर लेती हैं, रिएक्ट कर जाती हैं उनसे, तो उनके पीएच को वो चेंज होने से रेजिस्ट करती हैं। ये बेसिक मोटी मोटी बात है। अच्छा, अभी वो कॉन्सेंट्रेशन रेंज वाली बात क्यों है वो भी समझा देता हूँ, है ना। बाकी अभी मैं इसके और भी एग्जांपल्स करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स के साथ, ये तो अभी अपने थियोरेटिकली बात करी। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन रेंज की बात क्यों है, सुनना बात को। यहाँ आपके पास CH3CO नेगेटिव जो है वो 0.01 मोलर है, तो एटलीस्ट कितने मोल H प्लस को कंज्यूम कर सकता है ये, मतलब लिमिट एट मैक्स, सॉरी एटलीस्ट तो नहीं कहूंगा, एट मैक्स 0.1 कर सकता है H प्लस को, लिमिटिंग केस है।
है ना। अब इसी की जगह आपने मान लो ये रेशो, ये भी 1:1 है, आपने मान लो ये 1/100 ले लिया, सुनना बात को, इसको 100 टाइम्स छोटा कर दोगे तो 0.0001 आएगा, है ना, सॉरी 0.001 आ जाएगा। 100 टाइम्स छोटा कर दिया आपने, 100 गुना छोटा कर दिया। तो अब देखो अब क्या हुआ, ओ एच माइनस को रिएक्ट करने के लिए कितना अवेलेबल है, 0.1 मोलर। ओ एच माइनस की लिमिटिंग रिएक्शन अवेलेबल 0.1 मोलर है। एच प्लस के लिए कितनी अवेलेबल है, और वो भी पूरा नहीं करेगा। तो बफर में हमने कहा था कि भाई दोनों को अच्छे से रिएक्ट कर पाए। तो क्या होता है जब आप एक चीज को ज्यादा लेते हो और एक चीज को कम लेते हो, तो क्या होगा कि एक तरफ तो ये रिएक्शन अच्छे से शो कर पाएगा, दूसरी तरफ अच्छे से नहीं कर पाएगा। और भी चीजें होती हैं, ये इक्विलिब्रियम में एक चीज ज्यादा है एक चीज कम है, तो इसका एक तरफ शिफ्ट होना आसान होता है, एक तरफ शिफ्ट होना मुश्किल होता है, तो इसका बफर एक्शन फिर थोड़ा दिक्कत में आने लगता है। तो इसलिए हमने कहा कि इफेक्टिव बफर नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तभी भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेगा, बट इट इज नॉट एन इफेक्टिव बफर। बात समझ आ रही है। तो ये रेशियोज बराबर के आसपास लेना, यानी 1 से 0.1 और 10, 10 गुना इधर और उधर तक ही लेना इसलिए जरूरी है, जिससे ये इक्विलिब्रियम दोनों तरफ जाने की कैपेसिटी रखे भाई, कि H प्लस भी कंज्यूम कर पाए और OH माइनस भी कंज्यूम कर पाए। हाँ, तो हमने अभी इसको रेंज के बाहर कर दिया ना, ये रेंज के बाहर हो गया, हुआ या नहीं, 1/100 हो गया ना ये रेशियो, हमने 100 गुना छोटा कर दिया इसको। तो इसीलिए हमने उसको ले रखा है कि वो उस रेंज में लेते हैं कि भाई दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी तो हों कि मतलब एक्ट कर पाए। तो ये सब बातें हो गई भाई, ये तो ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं अपन, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट की बातें हैं जो अपन ने समझा। इस बात को थोड़ा पढ़ोगे एनसीईआरटी या थ्योरी, तो ये सब बातें आपको लगभग मिल जाएंगी, ऐसे नंबर के टाइप्स नहीं मिलेंगे बट लैंग्वेज में यही बातें लिखी रहती हैं कि बफर इस तरीके से एक्ट करता है। ओके, तो यहां तक लिख लिया था भाई अपन ने, अब क्वेश्चन कर लेंगे एक आध, मैं फॉर्मूला यूज करना तो सीखे यार। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग अ क्वेश्चन। लिखो भाई क्लास। तो सिंपल सवाल से शुरू करेंगे। मान्य बेटा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे आई थिंक वॉइस शुड बी फाइन फ्रॉम माई एंड। यार इट सीम्स दैट वॉइस इज फाइन, भाई बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है। हाँ मतलब एम्पल अमाउंट में आ भी रही होगी। ठीक है, चलो सवाल सवाल कर रहे थे भाई, क्विक क्वेश्चन। लिखो, इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। मैंने फिर भी इंक्रीज कर दी है अपने एंड से, एक बार आप देख लो। लिखो सवाल, कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स, कैलकुलेट pH of a solution which contains 0.1 molar CH3COOH and 0.1 molar CH3COONA if pKa for CH3COOH is equal to 4.74। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। आगे सबका आंसर, है तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी इसमें। तो मैं जल्दी से लिख देता हूं, concentration of CH3COH
is concentration of weak acid, which is 0.1. Concentration of CH3CO negative, which is concentration of conjugate base, is 0.1. pKa is 4.74. Therefore, pH is equals to pKa plus log concentration of conjugate base upon concentration of weak acid, which implies pH is equals to 4.74 plus log of 0.1 by 0.1. log 1 कितना होता है बच्चों? 0। तो आंसर आप सब लोगों ने सही भेजा था मेरे को। pH की वैल्यू 4.74 आ जाएगी। pH is 4.74 है ना। एक और क्विक क्वेश्चन, वन मोर क्विक क्वेश्चन। लिखें लिखें, सबने लिख लिया होगा आई गेस। लिखो सवाल। कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स calculate pH of a solution which contains 0.1 molar HCOOH and 0.2 molar HCOO whole twice Ca। HCOO whole twice Ca, और तुम्हें कुछ दे रखा है, given pKa for HCOOH is equal to 3.74 एंड log 2 की वैल्यू दे दूं? अब तक तो याद हो गई होगी वैसे। log 2 is 0.3। मैं ऑप्शंस दे देता हूँ, रुको रुको, मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको। यू हैव 3.74 बी, 4.04 सी, 4.34 या फिर डी 4.64। बताओ भाई। तो काफी सारे लोग मुझे आंसर दे रहे हैं और ज्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है, बता दूं क्या क्या आ रहा है लोगों का आंसर? बी। अच्छा, किसी और के पास कोई और आंसर है? ओके, गौरी बेटा, चयन, ठीक है, इन दो लोगों का आंसर अलग है। राम का है 3.77। राम ये तो गलत है। ठीक है, तो गौरी, चयन और कुमुद ने दूसरा आंसर दिया है। उन लोगों का कहना है कि सर आंसर सी होना चाहिए। और किसी के पास कोई और ऑप्शन? नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए दिया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको कुछ सिखा दूं। जो मिस्टेक आप एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हो आगे, वो यहीं कर लो जिससे एग्जामिनेशन हॉल में ना करो। देखो आपने क्या गलती करी है, आपने क्या गलती करी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOOH। कितनी लिखनी है भाई, बताओ जरा? 0.1। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस कितनी लिखनी है? 0.2, 0.1 और 0.4।
तो कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है आपको HCO नेगेटिव की, विच इज 2 into HCO होल ट्वाइस Ca। तो कितना आएगा ये, कितना आएगा 0.4। ठीक है, ये मिस्टेक है और ये हर बार हर साल होती है, इसलिए ये सवाल कराया है कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली नहीं रखनी है आपको, कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो इस बात का ध्यान रखना जरूर, क्योंकि ये कई बार हमसे जल्दबाजी में एग्जामिनेशन हॉल में मिस्टेक हो जाती है। अब सब दोबारा कैलकुलेट करो और आंसर बता दो। log 4 की वैल्यू मैंने दी नहीं है, बट मुझे लग भी नहीं रहा है कि log 4 की वैल्यू की आपको जरूरत पड़ेगी। है ना? तो पीके इज 3.74। अरे मोहित, गलत बात नहीं है, ये सही बात है। ये इसलिए है कि गलती अपन क्लास में कर लेते हैं ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में वो गलती याद रहती है कि ये गलती करी थी, याद रहेगी। इसलिए गलती क्लास में कर लेनी चाहिए, बट गलती करना चाहिए। तो ये पी के की जगह 3.74 और लॉग के अंदर 0.4/0.1, तो ये बन जाएगा आपका 3.74 प्लस log 4। अब log 4 की वैल्यू दी नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर विच बिकम्स 3.74 प्लस 2 log 2 बन जाता है भाई ये। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। 2 log 2 या log 2 प्लस log 2 वैसे भी कर सकते हो, ब्रेक भी कर सकते हो। यू कुड हैव रिटन दिस एज, इसको ऐसे भी लिख सकते थे log 2 into 2 विच इज log 2 प्लस log 2, ऐसे भी कर सकते हो, चलेगा। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। देयरफॉर पीएच इज इक्वल्स टू 3.74 प्लस 0.6 विच इज 4.34, है ना? और कितनी गलत बात है कि सर हमारा जो आंसर होता है वो पहले ऑप्शन दिया होता है, और जो सही आंसर होता है वो बाद में ऑप्शन दिया होता है ना? तो हम ये मार्क कर लेते हैं और अच्छा भी लगता है, एकदम परफेक्ट आंसर आ गया। तो ये होता है, अब क्या कर सकते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है भाई, इसलिए दिया होता ऑप्शन कि कॉन्फिडेंस आ जाए आंसर लाके कि हाँ मार्क कर दो। फिर माइनस मार्क मिलते हैं अपने को कितने, -1। तो ये छोटी छोटी गलतियां अपने को नहीं करनी है एग्जामिनेशन में, है ना? वी डोंट हैव टू डू दीज माइन्यूट मिस्टेक्स। लिखा भाई? हम्म। चलो, तो एक और थोड़ा अच्छा सवाल मैं आपको करवाता हूं। अब इसमें क्या है कि अभी तो आपको डायरेक्टली दे दिया था कि वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस का मिक्सचर है, बट जरूरी नहीं है ना कि हमेशा एग्जैक्ट मिक्सचर हो अपने पास। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा एग्जैक्ट मिक्सचर आपके पास हो। कभी कभी चीजें रिएक्ट करके भी बफर बनाती हैं। तो अपन एक क्वेश्चन रिएक्शन के बाद बफर बनने का भी करते हैं कि भाई अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बफर है नहीं है क्या है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। तो भाई ये बात सबको क्लियर हो गई कि ये फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे अपन कि कॉन्सेंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस की निकालनी है। ठीक है। चलो, तो इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और करते हैं जहां अपने को एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि बफर है, वहां अपने को रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो सवाल देखते हैं, तुमसे पूछूंगा मैं कि भाई सवाल देख के क्या लग रहा है, क्या दिया है। लिखो, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर KCN, 50 ml of 0.1 molar KCN is mixed with 20 ml of 0.1 molar HCl at 25 degrees Celsius
full stop. If pKa for HCN is equal to 8.5, then find the pH of the final solution. Then find the pH of the final solution. तो क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूँ। लिख लिया क्वेश्चन सबने? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या KCN और HCl सामने से देख के ये वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का मिक्सचर है क्या? ये ओरिजिनली तो मिक्सचर भी नहीं है, दो अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे हैं, बट जो चीजें तुम्हें दी हैं वो सवाल में डायरेक्टली देख के नहीं दिखेंगी कि ये मतलब एक वीक एसिड दे रखा है और एक कॉन्जुगेट बेस दे रखा है। तो सवाल को देखो, इसलिए कभी भी सवाल को ऐसे नहीं जज करना है कि ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ऐसे नहीं करना है सवाल को, है ना। सवाल को समझना है, क्या कह रहा है सवाल, जो सवाल कह रहा है उसको अपने भाषा में लिखना है और उसके बाद अपने को डिड्यूस करना है कि क्या होगा, है ना। तो अगर आपने ये सवाल लिख लिया हो तो मैं इस बात को डिस्कस करना शुरू करूं। लिख लिया। अब देखो, सवाल को पूरा पढ़ो, समझो और लिखो कि क्या कह रहा है सवाल। तो सवाल क्या कह रहा है कि 50 ml 0.1 मोलर KCN को आपने मिक्स किया 20 ml 0.1 मोलर HCl के साथ। तो इसको लिखो कि भाई आपने KCN को HCl के साथ मिक्स किया। अच्छा, HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ या ना? ठीक है। ये जो सॉल्ट है ये कैसा सॉल्ट है? मतलब वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो ये KOH और HCN से बना है, तो क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है ना। ये तो धीरे धीरे अपन सीखेंगे आइडेंटिफाई करना। तो ये आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आ गया। तो बच्चों, ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है तो इसका नेचर बेसिक होगा या नहीं होगा? होगा। अब ये हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास वीक एसिड का सॉल्ट हो, सुनना बात को, ये याद रखना है कि जब भी वीक एसिड का सॉल्ट होगा उसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को डिस्प्लेस करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिस्प्लेस वीक एसिड। ये बेसिक सॉल्ट है, इसका रिएक्शन होना भी चाहिए एसिड के साथ। तो इस रिएक्ट करके क्या बनाएगा? KCl और HCN। तो इसने बना लिया न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और ये बन गया वीक एसिड। बना। अब अपन क्वांटिटीज की भी बात करते हैं ना। आप लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा, एक बार सुन लो, समझ लो। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, है ना। बस एक बार सुन लो, इसको क्लियरली भी लिख दूं, ये न्यूट्रल सॉल्ट, दिस इज योर न्यूट्रल सॉल्ट। तो मिली मोल्स लिखते हैं अपन इनिशियल। तो KCN के मिलीमोल्स कितने होंगे बेटा? 50 ml 0.1 मोलर के मिलीमोल्स बताओ जरा कितने लिख दें? 5। इसी तरीके से HCl के बताओ, 20 ml 0.1 मोलर कितने लिख दें? 2। ये तो शुरू में कुछ थे नहीं अपने पास। फाइनली
ये 1:1 में रिएक्ट करते हैं तो ये 2 खत्म होगा, तो ये कितना खत्म होगा, खत्म कितना होगा, 2। तो यहां अगर 0 बचता है तो यहां कितना बचेगा, 3। तो अब आपके पास फाइनली ये 3 मिलीमोल है, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, केसीएल ये 2 खत्म होता है तो ये कितना बनेगा, ये 1 से अगर 1 बनता है तो ये 2 से कितना बनेगा, 2। तो ये 2 मिलीमोल, और HCN भी कितना बनेगा, 2 मिलीमोल। तो ये मिलीमोल्स लिख दिए मैंने। अच्छा, अब ध्यान दो, ये तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, क्या ये पीएच में कोई भी फर्क डालेगा क्या, नहीं डालेगा। अच्छा, ये 2 खत्म हो गया, ये 2 खत्म हो गया। अब आपके पास ये बचा है वीक एसिड, और ये है सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, है या नहीं। HCN आपके पास वीक एसिड है, और ये HCN का ही सॉल्ट है या नहीं है। तो आपको समझना क्या है बात को, कि रिएक्शन अगर कभी ऐसी दे दी है तो आपको रिएक्शन करा के देखना है कि एंड में आपके पास फाइनली क्या क्या बच रहा है। तो अगर सुनना इस बात को, अगर ये पूरा खत्म हो जाता, मान्य बेटा सुन लो एक बार, है ना, अगर ये पूरा खत्म हो जाता तो सॉल्यूशन किसका बनता, सिर्फ वीक एसिड का। तो बफर का फॉर्मूला लगाते क्या हम, नहीं लगाते। अच्छा, अगर सॉल्यूशन में मान लो ये नहीं बन रहा होता, है ना, लेट्स से ये नहीं बन रहा होता, सिर्फ ये सॉल्ट बच रहा होता, तो क्या बफर का सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाते क्या, नहीं लगाते। इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते, पीएच का कौन सा फॉर्मूला लगाते हम, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। 7 और प्लस या माइनस, प्लस हाफ ऑफ क्या, के बी, पी के वाला फॉर्मूला, बिल्कुल ये अप्लाई करते हैं ना। तो आपको कभी रिएक्शन बेस दिया है तो आपको रिएक्शन के एंड पे चेक करना है कि क्या बच रहा है, जो बचेगा उसके हिसाब से अपन केस अप्लाई कर देंगे। तो खैर ये सब कंडीशन नहीं है, अपने पास रिएक्शन के बाद एक सॉल्ट बच रहा है और एक वीक एसिड बच रहा है, तो ये दोनों मिलकर अगर एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, रेशियो अपनी रेंज में है कि नहीं भाई, ये भी देख ही लो तुम, 1/10 से 10 के बीच में है या नहीं है रेशियो, है ना। तो ये मिलके क्या बनाएंगे, एक ही सॉल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, बफर। कौन सा बफर बनेगा, एसिडिक या कोई और, एसिडिक बफर। तो ये बनेगा आपका एसिडिक बफर, है ना। देयरफॉर pH इज इक्वल्स टू pK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। एक और बात बताओ, ये मैंने मिलीमोल्स लिखे हैं, तो मैं क्या इनकी वैल्यू डायरेक्टली 2 और 3 रख दूं क्या, या वॉल्यूम से डिवाइड करूं मैं, क्योंकि रखनी तो कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो वॉल्यूम से नहीं डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ गड़बड़ होगी क्या, जैसे यहाँ 2/V आएगा और यहाँ 3/V आएगा, तो V और V का क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आइडियली रखनी चाहिए, सही बात है, लेकिन ये भी हमको समझ में आ जाना चाहिए कि सेम वॉल्यूम है तो डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम कैंसिल होने वाली है। तो हम ये वैल्यूज फाइनली रख देंगे 2 और 3, ठीक है। इनफैक्ट मैंने उल्टी वैल्यूज रख दी हैं, ऊपर आएगी 3/V और नीचे आएगा 2/V, है ना।
तो 3/2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब एक बार लिख लो। आई गेस यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मुश्किल नहीं है, बस एक बार करना होता है अपने को, है ना। इट्स नॉट टफ, वी जस्ट हैड टू राइट इट एंड सी कि रिएक्शन लिख के अपने को देखना है। तो यहाँ तक लिख लो, फिर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पीएच लिख देता हूँ इसका। वेदिका एग्जैक्टली इतना तो नहीं आएगा, बट हाँ यू आर वेरी वेरी क्लोज। log 3 की वैल्यू याद है क्या किसी को? 0.477 लेना होती है बेटा, 0.477, 0.4 एग्जैक्ट नहीं ले सकते, वरना उसको राउंड ऑफ करोगे तो 0.5 ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लूं, आई गेस रिएक्शन लिख ली होगी लोगों ने। तो मैं डेसिमल की सेकंड प्लेस तक लिख दूंगा, क्योंकि 0.477 log 3 आएगा और log 2 आएगा 0.3। तो पीके आपका है 8.5 प्लस log 3/2। इसको मैं लिख दूंगा 8.5 प्लस ऑफ log 3 minus of log 2, which will come out to be 8.5 plus 0.477 minus 0.3, which will be 8.5 plus 0.177, which gives you pH is equals to 8.677। यही आ रहा है क्या आंसर भाई? गुड, वेरी गुड। तो हमने काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस कर लिए एसिडिक बफर पे, और वो बातें भी मैं लिखवा देता हूँ कि इफेक्टिव बफर के लिए कॉन्सेंट्रेशन रेंज क्या आएगी, और उससे पीएच की रेंज भी आ जाएगी आपको कि भाई पीएच की रेंज क्या आती है। फिर अपन बेसिक बफर पे आगे आ जाएंगे। लिखा सबने? ठीक है, तो इसके नीचे एक नोट करके लिख लेते हैं। नोट नंबर 1, फॉर इफेक्टिव बफर solution, concentration of conjugate base upon weak acid should be less than equal to 10 and greater than equal to 1/10। और अगर ऐसा होगा तो pH रेंज ऑफ बफर जो आएगी वो आ जाएगी pKa+1 और pKa-1 के बीच में। यही आएगी भाई, देखो, है ना। एक बार आप रेशियो 1/10 रखोगे तो -1 आ जाएगा, एक बार रेशियो 10 रखोगे तो +1 आ जाएगा। और थर्ड पॉइंट, नहीं नहीं बेटा कुमुद, ये अभी अपन ने एसिडिक बफर के लिए लिखा है। बेसिक बफर के लिए भी मैं लिखवा दूंगा, ऐसा ही रहेगा, बस वहां क्या हो जाएगा, यहाँ पीएच की जगह पीओएच आएगा बेसिक बफर में, और यहाँ पीके की जगह पीके भी आएगा। वो मैं लिखवाऊंगा अभी, आपको चिंता मत करो। अभी तो अपन एसिडिक बफर लिख रहे हैं ना, तो ये एसिडिक बफर के लिए है, बट सिमिलर विल बी द केस फॉर बेसिक बफर एज वेल। और थर्ड केस, ये थर्ड पॉइंट,
अब ये कॉन्सेंट्रेशन रेंज जो आपने लिखी है, इस रेंज में भी बेस्ट बफर ऑब्टेन करना हो कि सबसे अच्छा बफर एक्शन कहाँ होगा, तो वो तब होगा जब ये रेशो जो है 1 होता है। तो इफेक्टिव बफर इस रेंज में होता है, बट बेस्ट बफर एक्शन चाहिए अगर, तो फॉर बेस्ट बफर एक्शन in bracket, that is maximum buffer capacity bracket closed, the ratio of conjugate base upon weak acid should be equal to 1. ये रेशियो जब 1 होता है तो सबसे अच्छा बफर एक्शन मिलता है हमको, और उसी से हमने रेंज भी बताई कि भाई 1 से जितना दूर जाते जाओगे किसी भी एक डायरेक्शन में एक्शन कम होता जाएगा, और उस पर हमने लिमिट लगा दी कि 1/10 से बाहर हम कह देते हैं कि इफेक्टिवनेस और भी कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम कोई जंप हो जाता है कि ऐसा इफेक्टिवनेस कम हो रही है फिर एकदम से कम हो गया, ऐसा नहीं है। वो इफेक्टिवनेस धीरे धीरे कम होती है, उसमें हमने लिमिट एक बांध दी है कि भाई ये इधर 10 और इधर 1/10 की लिमिट हमने लगा दी है कि इसकी रेंज में हम मान लेते हैं, है ना। और एक लास्ट पॉइंट नोट के अंदर, लास्ट पॉइंट, हायर concentrations of weak acid and conjugate base, तो अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ले लोगे तो ये ज्यादा H+OH- को रेजिस्ट कर पाएंगे। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस मेक बेटर बफर सॉल्यूशंस। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेने पर रेजिस्टेंस ज्यादा शो कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास ज्यादा स्कोप होता है रिएक्शन करने का, ज्यादा अमाउंट ऑफ H+OH- को कंज्यूम करने का। तो ये 4 पॉइंट है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हम बेसिक बफर में भी लिखेंगे, है ना। तो उसमें यहाँ पर बस वीक एसिड की जगह वीक बेस आ जाएगा। तो ये लिख लो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं और बेसिक, या फिर पहले बेसिक बफर पे आ जाते हैं फिर एक क्वेश्चन कर। लेट्स कम टू बेसिक बफर फर्स्ट। लिख लिया सबने? चलो, तो सेकंड हेडिंग है बेसिक बफर, फर्स्ट वाज एसिडिक बफर, नाउ योर सेकंड टाइप इज बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर में वीक एसिड होता था और कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट होता था। तो बेसिक बफर में क्या होगा भाई? व्हाट विल हैपन इन बेसिक बफर? वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट, सही बात है। तो इसमें ऐसे लिख लो कि सॉल्यूशंस ऑफ, या सॉल्यूशंस कंटेनिंग solutions containing weak base and salts and salt of its conjugate acid in certain concentration ratio ranges, या range, in certain concentration ratio range will act as basic buffer solutions। इसकी भी एग्जांपल लिखते हैं हम।
तो आपके पास NH4OH और NH4Cl है। ये आपके पास FeOH होल ट्वाइस और FeOHCl है, या FeOH होल थ्राइस और FeOH होल ट्वाइस Cl है, या NH4OH और NH4 होल ट्वाइस SO4 है। इन सब में जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखे हैं वो वीक बेस लिखे हैं, और जो राइट हैंड साइड लिखे हैं वो सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड लिखे हैं। लिखा? तो इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई। तो अगर आपके पास एग्जाम्पल में NH4OH और NH4 प्लस Cl नेगेटिव है, तो ये आपका वीक बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है NH4 प्लस। तो इसका इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं। यू विल हैव NH4OH in equilibrium with NH4 प्लस OH नेगेटिव। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K भी होगा। कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं अपन, इसकी C1 इसकी C2। पिछली बार जैसा केस होगा के बी एक्सप्रेशन लिखेंगे, उस फर्क ये है कि वहां पे अपने को के से H प्लस मिल रहा था, यहाँ के बी से OH माइनस मिलेगा। देयरफॉर यू गेट के बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH into concentration of OH negative, which gives you concentration of OH negative is equals to Kb into NH4OH अपॉन NH4 प्लस। नेगेटिव लॉग ले लेंगे, अब मैं सारे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ। नेगेटिव लॉग लेंगे तो इधर आ जाएगा POH, उधर हो जाएगा PKB प्लस लॉग ऑफ, वहां आता था नीचे वीक एसिड, यहाँ आ जाएगा वीक बेस, ऊपर आता था कॉन्जुगेट बेस, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा? कॉन्जुगेट वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड। वेरी गुड। तो ये आपका POH का फॉर्मूला आ गया फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है। रेंजेस भी लिख लेते हैं यहीं पे। रेंज ऑफ conjugate acid upon weak base should be equal to, sorry, less than equal to 10 and greater than equal to 1/10। ये कॉन्सेंट्रेशन रेंज है। तो POH की जो रेंज आएगी वो हो जाएगी PKB -1 should be less than equal to POH should be less than equal to PKB +1। ये आपकी रेंज आ जाएगी POH के लिए। और फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी,
यानी कि बेसिकली बेस्ट बफर के लिए concentration of conjugate acid upon weak base is equals to 1. Therefore pUH is equal to कितना 7 नहीं बेटा, फॉर्मूले में यहाँ वैल्यू 1 रखो जरा, तो क्या आएगा pUH is equals to pKb. वेरी गुड। तो ये सब एग्जैक्टली वैसी बातें जो हमने अभी नोट में लिखी थी, है ना। बस फर्क वहां ये था कि वहां पीएच के लिए रेंज आ रही थी, यहाँ पीओएच के लिए है, वहां पीके ए था, यहाँ पीके बी है। अभी लिखा था ना, दो मतलब 5 मिनट ही हुए होंगे लिखे हुए। लिख लो, मैं एक बार ऊपर स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट सेम बातें लिखी हैं। बस वहाँ पीएच और पीके का यूज किया गया है, वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस का यूज किया गया है। ये देखो भाई, ये लिखा हमने, ये लिखा हमने, है ना। इन यहाँ भी लिख लो तुम साइड में, therefore pH is equals to pKa भी लिख लो साइड में, ठीक है। ये लिख लो, लिखा सबने। करें एक आध सवाल करें अपन, ये भी लिख लिया। बेसिक बफर पे भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो, pH of a solution which contains pH of a solution which contains equal concentration of NH4Cl and NH4OH will be, और तुमको दे रखा है pKb of NH4OH is equals to 4.74. Your options are A 7, B 4.74, C 9.26, D 8.26। बताओ ये आंसर। तो रेशियो 1 आ गया, तो आंसर आ गया तुम्हारा 4.74, है ना। आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। ठीक है, तो नंबर कितने आए? क्यों आए बेटा, ये पूछा गया तुमसे तो तुमने क्या निकाला है? और होता है घर पे ऐसा, अपन सवाल करते हैं, अपन कैलकुलेशन करते हैं, घर पे ही निकालते हैं, फिर अपने को रियलाइज होता है अरे अपन ने तो पीएच निकाल दिया, पीएच पूछा था। तो अपन कहते हैं सवाल तो आता है मेरे को, कॉन्सेप्ट आता है, और इसको टिक मार्क कर देते हैं कि हाँ आ गया, सवाल आ गया, वो तो मेरी सिली मिस्टेक थी। करते नहीं करते घर पे, आंसर देख के पीछे से करते हैं। तो फिर अपने को लगता है कि कॉन्सेप्ट मेरे को आता है, पढ़ाई मैंने कर रखी है, फॉर्मूला मुझे पता है, वो तो सिली मिस्टेक मेरी थी। तो अपन सवाल को आंसर टिक करके, हाँ ठीक है वो गलती समझ में आ गई, आंसर देख के तो उसको टिक लगा के क्वेश्चन पे टिक लगा देते हैं। तो ये अपन करते हैं सबसे बड़ी गलती। क्यों करते हैं गलती? कि ये मिस्टेक अगर घर पे की है तो एग्जाम में भी होगी, पक्की बात है। तो सवाल को टिक तब तक नहीं लगाना है जब तक पहली बार अटेम्प्ट में आप परफेक्ट आंसर नहीं मार्क कर दो। भले ही आपने फॉर्मूला सही लगाया हो, भले ही आपको कॉन्सेप्ट पता हो,
अगर आपने एक भी सिली मिस्टेक करी है मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ की है, यानी कि दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। सवालों में ये भी एक मैटर होता है कि आपसे पूछा क्या गया है और आपने मार्क क्या किया है। तो गलती आपकी ना तो फॉर्मूले में है ना कॉन्सेप्ट में है, गलती कहाँ है कि हम क्वेश्चन करते करते जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं कि हमने जो कैलकुलेट की है वैल्यू, वो क्या वैल्यू है और पूछा क्या है। ये बहुत बार होता है ना, ये हम मिस कर जाते हैं। तो ये सब चीजें सीखनी है अपने को। अब क्या होता है, यही बोर्ड एग्जाम होता है आपका, तो आप लिखते कि पी ओ एच इज इक्वल्स टू पी के बी प्लस लॉग, या वैल्यू वन करके पी ओ एच इक्वल टू 4.74 लिख देते और टिक कर देते। अगर तो एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में क्या करता, आपको यहाँ तक के नंबर दे देता, 2 नंबर का सवाल है तो 1 दे देता या 1.5 दे देता। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या हुआ, ये तो उसने देखा नहीं है, उसको तो आपका ये आंसर दिख रहा है, तो वो आपको कितने नंबर देगा, कितने देगा, -1। ये फर्क है आपका बोर्ड एग्जाम या सब्जेक्टिव पेपर और कॉम्पिटेटिव में। कॉम्पिटेटिव में हर चीज सही करोगे तभी नंबर मिलेंगे, एक भी मिस्टेक करी तो उल्टे नंबर कट जाएंगे। इसलिए बोर्ड्स में परसेंटेजेस ज्यादा आते हैं, क्योंकि आपको पार्शियल मार्किंग मिलती है, जितना भी आपने थोड़ा बहुत भी सही लिखा है उसके भी नंबर मिल जाते हैं। फॉर्मूला भी सही लिखते हो थोड़े बहुत नंबर मिल जाते हैं, यहाँ फॉर्मूला लिखने के कोई नंबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपको परफेक्शन चेज करना है, यू हैव टू चेज परफेक्शन। और परफेक्शन क्वेश्चन सॉल्विंग से आएगा, थ्योरी रीडिंग से नहीं आएगा। आपको लाख फॉर्मूला पता हो, आपको लाख कॉन्सेप्ट पता हो, जब तक आप उसको परफेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पीओएच अपने पास आ जाएगा पीकेबी विच इज 4.74। इस वजह से अपने को पीएच लिखना है विच इज 14 माइनस पीओएच विच इज 14 माइनस 4.74। और उसमें भी मिस्टेक हो जाती है, तो मैं एक और ऑप्शन दे रखा है 8.26। हो सकता है तो मैं 7 की जगह 10.26 भी दे देते। एडिशन सब्सट्रैक्शन मिस्टेक भी होती है कई बार, तो वो भी करते हैं वो कि सारे ऑप्शन दे देंगे प्लस माइनस की मिस्टेक वाले भी। तो इसीलिए अपने को ध्यान रखना है, as small a mistake as addition and subtraction can give you negative marks। ये बात सुन रहे हैं या मतलब कुछ मतलब की है या नहीं है, मतलब छोड़ दिया जाए इस बात को। हाँ ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही आपके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन या एक अच्छी रैंक और ना अच्छी रैंक में फर्क ला देंगी। तो इन सब बातों को घर पर ध्यान पूर्वक प्रैक्टिस में लाएं। ओके। ठीक है, मैं एक क्विक क्वेश्चन और होमवर्क दे रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और इसके बाद अपन सॉल्ट बफर लिखेंगे, जिसमें क्वेश्चंस अपन ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्ट बफर एक ऐसा केस है जो हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में देख चुके हैं। बस हमने उसको हाइड्रोलिसिस में लिखा था, उसका फॉर्मूला भी हाइड्रोलिसिस में लिखा था, तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे। लिखो सवाल। 1 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग 1 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर aniline C6H5NH2 and 0.1 molar C6H5NH3 plus Cl negative is given, then calculate the pH of
this solution if pkb of aniline is equal to 10 to the power minus 7। तो ये भाई आप लोगों के लिए है होमवर्क। इसके डिस्कशन से हम अगले लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे और उसके बाद सॉल्ट बफर लिखेंगे। और आप चाहो तो थोड़ा सा प्री रीड क्या कर सकते हो, यू कैन रीड अबाउट सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम केएसपी कहते हैं। तो इसको थोड़ा प्री रीड कर सकते हो, थोड़ा करो इसको प्री रीड। ये अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? करेंगे भाई सब लोग? ओके, तो यहां से अपन लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।